हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसी मेनिया। तो आज द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल डिस्कशन शुरू करने से पहले हम लोग कल के प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो कल के पहला प्रश्न क्या था आपका कि कौन सा स्टेटमेंट प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड सही है। तो देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है ये सिर्फ वायरल डिजीज़ की बात करता है, तो ऐसा नहीं है। हमने देखा पहले भी कई डिजीज़ ऐसी थी जो वायरल डिजीज़ नहीं थी, फिर भी उनके लिए ये इस्तेमाल हुआ था। और दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि ये कोविड-19 पेशेंट्स के लिए यूज़ होगा, तो ऐसा नहीं है। हमने पहले ही बात किया कि और भी डिजीज़ के लिए यूज़ हुआ है, तो ये आपका इसमें डी ऑप्शन होगा। दोनों स्टेटमेंट आपका गलत है। तो अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, आपका कराची सेशन 1931 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है, लॉर्ड हार्डिंग वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ऐसा नहीं है। लॉर्ड इरविन उस समय क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। दूसरा क्या है, इट वॉज प्रिसाइडेड बाई जवाहरलाल नेहरू, तो ऐसा नहीं है। वो जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा जो है प्रिसाइड किया गया था। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, तो सी इसका ऑप्शन होगा। जो लास्ट स्टेटमेंट है पूर्ण स्वराज, वो पूर्ण स्वराज आपका 1929 के कांग्रेस सेशन में किया गया था अडॉप्ट। उस समय क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको प्रिसाइड किया था। तो ये आपका जो है प्रश्न दूसरा होगा। तीसरा प्रश्न जो है क्या हुआ कि प्रियम्बल जो हमारा उद्देशिका है उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए थे उन पे बेस्ड था, तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही उत्तर है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, तो जी ने ऐसा नहीं है। 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत इसको अमेंड किया गया था, और तो इसलिए आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या हुआ आपका कि इट ओनली टॉक्स अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, तो ऐसा नहीं है, ये पॉलिटिकल जस्टिस की भी बात करता है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ आज का हम एडिटोरियल डिस्कशन शुरू करते हैं। तो इसमें पहला आज हम मुख्यतः 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला आर्टिकल क्या है, पेरिलस स्टेट। ये किससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है, ये आपका कोविड-19 से हम जान रहे हैं कि पूरा देश जो है बहुत बुरी तरह प्रभावित है, इकोनॉमिक रूप से या फिर हेल्थ क्राइसिस की अगर बात करते हैं तो। इसी के चलते जो हमारे स्टेट्स हैं वो भी बुरी तरह प्रभावित हैं, और हम जानते हैं कि जैसा जो रेवेन्यू का सोर्स है उनके पास काफ़ी कम होता है। तो अगर हम बात करें तो किन किन क्षेत्रों में जो है उनके मीन्स कोविड-19 से जो अफेक्टेड स्टेट हैं उन पर कहाँ किन किन क्षेत्रों में उनको जो है बुरा असर पड़ा है। तो पहला आपका क्या है, जो उनके जो 3 मेजर सोर्स हैं रेवेन्यू कलेक्शन के, जैसा कि पहला आपका क्या है, लिकर सेल हो गया, स्टाम्प ड्यूटी, आपका जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं जो उसमें स्टाम्प ड्यूटी लगता है उससे उनका रेवेन्यू कलेक्शन होता है। जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो उस पर सेल्स टैक्स लगता है उन पे भी होता है। तो ये इन तीनों अगर आप देखें तो ये तीनों अभी बंद पड़ी हुई हैं, तो इसी के लिए तो ये जो रेवेन्यू है उनका उससे जो है काफ़ी कम हुआ है। और दूसरा क्या है आपका, जो एक्सपेंडिचर है कुछ क्षेत्रों में वो तो जो है वो तो जारी ही है अभी इस समय, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आया है। क्या है, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट लोन वगैरह लिए होंगे उसमें इंटरेस्ट पेमेंट उनको करना होगा, तो वो तो अभी उनको करना ही पड़ रहा होगा। दूसरा आपका जो उनके सोशल सेक्टर स्कीम हैं जो स्टेट गवर्नमेंट अपना जो है जारी करती हैं, उसमें भी जो है वो बराबर उनको जो है पेमेंट करना पड़ता है, मीन्स उसमें भी एक्सपेंडिचर उनको करना पड़ेगा। और जो उनके स्टाफ हैं या फिर जो पेंशन्स वगैरह देते हैं उसमें भी तो उनको जो है करना ही पड़ेगा। और क्या है, और अगर हम बात करते हैं कि जैसे अगर इस समय की बात करते हैं कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में, तो उनका एक्सपेंडिचर बढ़ ही गया है। जैसे अगर हम बात करें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन कर रोबस्ट बनाने के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ा है। और कोविड-19 मीजर्स अगर हम बात करें, टेस्टिंग हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, क्वारंटाइन सेंटर बनाने, तो इन सब पे भी जो है स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इन सब क्षेत्रों में जो स्टेट का एक्सपेंडिचर है काफ़ी बढ़ा है पहले की अपेक्षा, और काफ़ी कम भी हुआ है, हमने देखा पहले तो। और फिर इसी चलते कुछ स्टेट्स ने कुछ डिसीजंस लिए थे, जैसे कुछ स्टेट ने क्या हुआ, अपने यहाँ की जो मीन्स सैलरीज थी उसको कम किया, पेंशन्स को जो है कम किया,
कुछ स्टेट्स ने ये किया क्योंकि उनके यहाँ रेवेन्यू जो है काफ़ी कम धीरे धीरे हो रहा था। और दूसरा क्या स्टेप लिया कुछ स्टेट्स ने, जैसा हमने देखा कि लिकर्स की सेल्स को जो है ओपन कर दिया शॉप को, भले ही उसमें जो क्या बोलते हैं हमने देखा काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, तो एक जो फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का नॉर्म है उसको फ्लाउट किया गया। तो देखा हमने कि स्टेट्स किस तरह जो है एक हेस्टिली एक जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हैं, इससे जो पैंडेमिक है वो बढ़ेगा ही, क्योंकि ये देखिए हमने कितने लोग इकट्ठा हुए थे। तो ये आप देख सकते हैं कि जो एक स्टेट की जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से गुजर रहे हैं। अगर हम बात करें फाइनेंशियल टर्म में तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है मीन्स वो भी जो है बराबर मात्रा में ही उनके ऊपर मीन्स फाइनेंशियल स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन उनके पास माध्यम हैं, उनके पास जो है अलग अलग मीन्स हैं जिससे वो अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि अगर हम देखें ध्यान से, तो जैसा उन्होंने जो है क्या किया स्टेट ने कि जो एक ड्यूटी था ऑयल प्राइसेस पे देखिए उन्होंने बढ़ा दिया। भले ही पूरे विश्व में ऑयल प्राइसेस कम हुए हों, लेकिन इंडिया में देखिए रेवेन्यू बस सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए सरकार ने जो उस पर ड्यूटी था बढ़ा दिया गया, तो इसीलिए जो ऑयल प्राइसेस हैं देखिए उस पर कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ा है। तो इससे जो रेवेन्यू है सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो बराबर मात्रा में बना हुआ है। और दूसरा क्या किया उन्होंने दूसरा किया है कि जो अपने बोरोइंग्स थी उसको भी अपने जो उनका फिजिकल था पूरे ईयर का उससे जो है बढ़ा ही दिया है। तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए उनके पास माध्यम होते हैं अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। अब अगर हम बात करें कि सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है जो इस बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं फाइनेंशियल के टर्म में बात करें तो क्या करना चाहिए। पहला तो जो एक फिजिकल डेफिसिट का लिमिट है जो FRBM एक्ट के अंतर्गत जो है सेट किया गया था 3%, उसको जो है 4.5% जो है बढ़ाया जाए, ताकि जो है जो स्टेट हैं वो जो है वो भी मीन्स ज़्यादा मात्रा में बोरो कर सके। क्योंकि हम जानते हैं फिजिकल डेफिसिट मतलब क्या होता है कि जब हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है वो रेवेन्यू से जो है बढ़ जाता है, तो वो एक फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है। तो एक्सपेंडिचर मतलब क्या, एक्सपेंडिचर हमारे बोरोइंग में भी जो है अगर हम बात करें तो भी एक्सपेंडिचर आएगा ही। तो फिजिकल डेफिसिट का जो एक लिमिट है जो एक तय किया गया है FRBM एक्ट के अंतर्गत, तो उसको बढ़ाने से जो है एक स्टेट को राहत मिलेगी और वो बोरोइंग जो है कर पाएंगे पर्याप्त मात्रा में। दूसरा क्या कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम से उबारने के लिए, वो जो है एक जैसा हमने देखा कि स्टेट्स को अलाउ कर सकती है कि कोई की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अपने स्टेट में मतलब अपने असेसमेंट पे मतलब एक पूरा असेस करें किन किन जिलों में खोलें। अगर उनको एक लेवरेज दिया जाए तो भी जो है कुछ हद तक उनके रेवेन्यू कलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि हमने देखा केरल का एग्जांपल ले लीजिए तो उनके यहाँ केसेस कम आ रहे हैं, तो उन्होंने जो है कुछ रिलैक्सेशन की बात की थी लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन पर रोक लगा दी। तो ऐसा नहीं है, वो सरकार को जो है कुछ स्टेट्स को जो जहाँ पे केसेस नंबर ऑफ़ केसेस कम आ रहे हैं तो वहाँ पे वो उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो है ओपन करने की परमिशन दें, ताकि उनको वो कुछ जो उनके रेवेन्यू का एक डिप्लीशन हुआ है वो फिर से जो है वो रिवाइव कर सकें। तो ये पूरा आर्टिकल इसी की बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आप क्या बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका जो जनधन और आधार और जो मोबाइल है जैम एक टर्म यूज़ करते हैं जैम ट्रिनिटी, ये इसकी बात करते हैं। तो हम पहले शुरू जान लेते हैं कि जैम क्या है। ठीक है, हमने जाना जनधन आधार मोबाइल। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें आपका जो जनधन अकाउंट है, अब तो जो आपका जनधन अकाउंट जो था जो 2014 में एक योजना सरकार लाई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसके अंतर्गत जो उनके आपके अकाउंट्स खोले गए थे रूरल और अर्बन एरियाज़ में, तो वो आपके आधार जो आपका आधार कार्ड है और जो आपका मोबाइल है उससे जो है लिंक किया जाए, जिससे जो एक लीकेजेस है जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है लोगों को, जैसे अगर आप इन हैंड इन कैश देते हैं लोगों को तो फिर करप्शन का चांसेस उसमें रहता है, ऐसा जो है देखने पाएगा। इसलिए सरकार जो एक लीकेज था उसको कम करने के लिए सरकार ने जो है इसको ये आधार से और मोबाइल से उनके अकाउंट को लिंक किया ताकि डायरेक्ट सब्सिडीज़ जो है सरकार उनको दे सके। तो ये जो है जैम ट्रिनिटी का जो है कॉन्सेप्ट है। और ये कब जो है ये कब बॉर्न हुआ था, कब इसको एक इनफेक्ट जो है मीन्स आया था, तो ये 2015 के इकोनॉमिक सर्वे में चैप्टर 3 में इसका मेंशन था, जिसमें इसको एज एक सोल्यूशन बताया गया था कि अगर लीकेजेस को जो है फिल करना है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद इसको जो है अगर हम बात करें तो जो हमारे नीति आयोग के CEO थे अमिताभ कांत जी, उन्होंने 2017 में
ये बताया था, ये प्रेडिक्ट किया था कि अगले 2 या 2.5 साल में अगर हम बात करें कैश ट्रांसफ़र जो हो रहे हैं मोबाइल से, तो उससे जो एटीएम डेबिट कार्ड वगैरह हैं वो बिल्कुल इरेलेवेंट हो जाएंगे और लोग 30 सेकंड के अंदर अपने अंगूठे से जो है, एक वही फ़ोन की बात कर रहे हैं, उससे जो है अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसों को। और अगर हम बात करें शुरुआत में इसके ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव आपका सिंपल था, जैम ट्रिनिटी का सिंपल मोबाइल बैंकिंग और जो पोस्ट ऑफिस पेमेंट का था। तो जो आपका मोबाइल बैंकिंग है वो तो जो है आगे बढ़ा, लेकिन जो पोस्ट पेमेंट बैंक था वो जो है पूरा अच्छे से जो है उसको नहीं उसमें इनकॉर्पोरेट कर पाए। और हम बात करें कहाँ पे इसको जो है एंडोर्स किया गया है आपका जैम ट्रिनिटी को, ये आपका जो एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम है जो सरकार बिना किसी शर्त पे बिना किसी कंडीशन पे सभी जो उनके सिटीजन्स हैं सबके अकाउंट में जो है पैसे भेजने की बात जो है एक मिनिमम अमाउंट जो है भेजा जाए, तो ये आपका यूनिवर्सल बेसिक इनकम कॉन्सेप्ट है। तो उसमें भी इसका जो है इस्तेमाल करने की बात की गई थी। तो ये इन 3 क्षेत्रों में बात की गई। लेकिन अगर हम बात करें करंट क्राइसिस की, जो इस समय क्राइसिस आई है, तो इसमें जो है जो ये जैम ट्रिनिटी है इसमें ये जो है कारगर साबित नहीं हुई है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो जो लोग हैं वो बैंकों पे मीन्स ज़्यादा भीड़ लग रही है, ज़्यादा लाइन देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो एक लोग लंबी लाइन लगा रहे हैं बैंकों में। तो एक जो जैम का एक जो फ़ोन से पैसे ट्रांसफ़र करना ये करना, तो वो अभी यहाँ पे फेल होता हुआ दिख रहा है, क्राइसिस के टाइम पे बात कर रहे हैं तो। और अगर हम बात करें जो अगर कैश ट्रांसफ़र की बात करते हैं, तो जो जनधन योजना है, जो उनके अकाउंट बने हुए हैं वो कई मायनों में फेल होता हुआ दिख रहा है। तो पहला पॉइंट बता रहे हैं कि अगर हम बात ये कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे जो नरेगा जॉब कार्ड है और जो ये जनधन अकाउंट है, ये अगर उसकी कंपेयर करें तो जो नरेगा जॉब कार्ड है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। कैसे? अगर हम बात करें कि जो जनधन अकाउंट है तो उसमें क्या किया गया है, उसमें आपका जैसे 2017 की बात कर रहे हैं, 2017 से 2020 की, तो 2017 में जो जनधन अकाउंट था वो 40% था, लेकिन जो मीन्स 19 जो आपका 2020 में आपके 19% हो गया था और वो काफ़ी जो है डॉर्मेंट हो गया था। मतलब कि कोई या तो फिर उसको उसमें पैसे नहीं हैं या तो फिर उसको लोग यूज़ करना नहीं चाहते हैं, तो ये सब था। और उसके बाद और भी इश्यूज बता रहे हैं कि जैसे कुछ बैंक अकाउंट को जो है ब्लॉक कर दिया गया था और भी आगे बात कर रहे हैं कि जैसे जिसमें आपका केवाईसी का जो है नहीं हुआ तो उसको भी जो है बंद कर दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह एक लोगों का जो मीन्स जनधन अकाउंट का एक शुरुआत में वो हुआ था, तो उससे भी काफ़ी जो है वो हुआ है। दूसरा बात कर रहे हैं क्या है इशू आपका जनधन अकाउंट से, जैसे दूसरा बता रहे हैं कि जो है हाँ, जो कैश ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं वुमेंस के जनधन अकाउंट में जो है वो भी अगर हम बात करें तो उसमें भी जो है काफ़ी अगर जो हमारे मीन्स कुछ वर्कर्स हैं, फिर जो हमारे मीन्स मेनली वुमेंस हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगी। फिर उससे कुछ डेटा भी देते हैं कैसे एक्सक्लूड हो सकती हैं अगर सरकार जो है जनधन अकाउंट वुमेंस का है उससे ट्रांसफ़र करती है। तो पहला तो ये बता रहे हैं कि एक येल स्टडी का है, तो उसमें ये बताया गया था कि जो मतलब कि कम मीन्स आधे से भी कम जो है जो पुअर वुमेंस हैं उनका मीन्स सिर्फ उन्हीं के पास जो है जनधन अकाउंट है। और दूसरा स्टडी बता रहे हैं एक डेलबर्ग स्टडी, उसमें ये बताया गया है कि 10 स्टेट्स में जो है सिर्फ और सिर्फ 57% जनधन अकाउंट वुमेंस का है। तो ऐसे तो अगर हम देखें तो इसमें इतना कम रेशियो, इतना कम परसेंटेज है तो वुमेंस तो एक्सक्लूड हो जाएंगी। तो ये इसकी बात करते हैं जो इस समय बात कर रहे हैं जनधन अकाउंट को ट्रांसफ़र करने की। थर्ड इशू क्या बता रहे हैं? थर्ड इशू बता रहे हैं कि इंक्लूसिव एरर भी आ सकता है। कैसे? डेटा बताते हैं कि जैसे नेशनल एजुकेशन स्टडी 2019 के अंतर्गत बताया गया कि जो आपके नरेगा बेनिफिशरीज़ हैं और जो आपके जनधन अकाउंट के हैं बेनिफिशरी, अगर उनको कंपेयर किया जाए तो जो जनधन योजना अकाउंट के बेनिफिशरीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छी स्थिति, मतलब इकोनॉमिकली वो बेहतर हैं। तो ऐसे तो क्या होगा, अगर जनधन अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे तो जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, जो बहुत ज़रूरतमंद हैं वो तो फिर एक्सक्लूड हो जाएंगे, और वो क्या बोलते हैं जो वेल ऑफ हैं, जो अच्छे कंडीशन में है वो इंक्लूड हो जाएंगे। तो इससे तो क्या बोलते हैं एक इंक्लूजन एरर दिख रहा है ना आपको। और सेकंड क्या दे रहे हैं डेटा, सेकंड डेटा ये दे रहे हैं कि जो जनधन अकाउंट है, ठीक है, वो आपका जो है
मतलब कि वो सबके लिए, मतलब जो आपके पुअर हैं या तो फिर क्या बोलते हैं जो नॉन पुअर है उनके लिए सेम। ये पहला पॉइंट डेटा उससे थोड़ा बहुत मैच करता है। तो ये इसकी बात करते हैं। अब आगे जो है इसका अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं कि क्या किया जा सकता है, तो अगर हम बात करें कि ये फिर आगे कहते हैं कि कैश इन हैंड, मतलब लोगों के हाथ में पैसा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ऐसा क्यों बता रहे हैं, फिर वो ऐसा फिर उसका एक कारण भी जो है दे रहे हैं कि जैसे अगर हम बात करते हैं नरेगा जॉब कार्ड की, और या फिर हम बात करते हैं कोई भी अगर डायरेक्ट मीन्स बेनिफिट ट्रांसफ़र कर रही है सरकार, तो उसमें भी दोनों में ही कमियां कहीं ना कहीं दिखी हैं। जैसे अगर हम बात करें या तो डिले पेमेंट हो रहा है, या तो फिर रिजेक्ट हो जा रहा है, या तो जो है ब्लॉक हो जा रहा है, या फिर पेमेंट जो है डाइवर्ट हो जा रही है अकाउंट से दूसरे अकाउंट। तो ये सब इश्यूज जो है आपके अलग जो हमारे मीन्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है वहाँ पे भी देखने को मिले हैं। और अगर हम बात करें प्रॉपर इसमें जन धन योजना जो उसके अकाउंट की बात करें, तो उसमें काफ़ी टेक्निकल ग्लिचेस, मतलब कि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के भी कारण जो है लोगों को जो है पैसा नहीं मिला है। तो ये सब बातें करते हैं। और फिर बात करते हैं आगे, अगर वे फॉरवर्ड की बात करते हैं हम लोग, तो कैश इन हैंड उस समय ज़्यादा ज़रूरत क्या बोलते हैं इसकी बढ़ जाती है जब हमारे बैंक जो हैं वो काफ़ी बुरी स्थिति में होते हैं। तब जो है इसकी जो एक क्या बोलते हैं महत्वता है वो बढ़ जाती है। दूसरा क्या बता रहे हैं वे फॉरवर्ड, कि जैसे बहुत सारे स्टेट हैं वो भी जो है अब कैश इन हैंड की तरफ जो है रुख कर लिए हैं। जैसे उड़ीसा की बात कर रहे हैं, तो उड़ीसा जो है अगर हम बात करें पेंशन पेमेंट या फिर जैसे नरेगा वेज पेमेंट हो गया, तो वो कैश इन हैंड ही दी है और वो रोबस्ट तरीके से जो है वो बांट रहे हैं। और रिलीफ इस समय कोविड-19 की तरह अगर बात करें तब भी जो है बहुत सारे स्टेट जो है उसको कैश इन हैंड जो है दे रहे हैं। तो ये एक सक्सेस भी देखने को जो है मिला है कैश इन हैंड का। कुछ स्टेट जैसे हम बात करें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश हो गया, तो ये सब स्टेट जो है काफ़ी, और तमिलनाडु की बात करें तो वो भी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से इसको जो है वो कहे हैं। तो ये आपका जो है इसमें पूरा जनधन और वो जैम ट्रेटिक बात। नेक्स्ट आर्टिकल आपको क्या है कि राइडिंग रफ शॉट ओवर स्टेट गवर्नमेंट। तो ये किसकी बात करते हैं, ये हमारा बात करते हैं जो इस समय एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर हम बात करें तो उन्होंने एक टॉप डाउन अप्रोच अपनाया है। तो टॉप डाउन अप्रोच मतलब क्या होता है कि जब कोई ऊपर की जो अथॉरिटी, जो टॉप अथॉरिटी होती है, वही यूनिलैटरली डिसीजन को पास करे बिना उनके कंसल्टेशन से लेके एक सेंट्रलाइज, इसको अगर दूसरे टर्म में कहें तो एक सेंट्रलाइज अप्रोच जो है अपनाई है सरकार कोविड-19 को कंटेन करने के लिए। तो उसके कुछ एग्जांपल हैं। जैसे पहला एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे अगर पूरे कंट्री को सरकार इस समय ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांट दिए हैं, जिसमें आपका नंबर ऑफ केसेस बेसिस पे बांटे हैं कि नंबर ऑफ केसेस कितने हैं और कितना डबलिंग रेट है उनके कितना है। तो इस बेसिस पे पूरे कंट्री को इस जोन में जो है डिवाइड किया गया है। हर स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए ये भी इसमें फ्लॉ है, क्योंकि अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है, मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट ही है तो उसमें कई एरिया ऐसे होंगे जहाँ पे केसेस, नंबर ऑफ केसेस बिल्कुल नहीं आए हैं, तो वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको कैरी आउट करने दिया जाना चाहिए था। तो ये आपका स्टेट पे छोड़ देना चाहिए था कि वो जो है अपने स्टेट में या फिर डिस्ट्रिक्ट में जो है उसको आइडेंटिफाई करें। तो पहला तो ये बता रहे हैं जो सरकार ने ये किया है। दूसरा क्या बता रहे हैं, अगर बात करें केरल केसेस की, तो केरल में देखिए केसेस कितना कम आए हैं, रिकवरी रेट भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, डेथ रेट भी उनका काफ़ी कम है। तो उन्होंने जो है रिक्वेस्ट भी किया था स्टेट गवर्नमेंट से, लेकिन उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी किया था कि जो है कुछ हमारे यहाँ जो रिस्ट्रिक्शन हैं उसको कम किए जाएँ, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है रिस्पॉन्स में कहा कि ऐसा अभी तक कोई भी रेस्ट्रिक्शन जो है आप लगाए रखिए, उसको ओपन जो है मत करिएगा। तो ये जो है आप देख सकते हैं किस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के डिस्क्रिप्शन पे जो है सवाल उठा रही है, और मतलब वो उनके डिसीजन को जो है मीन्स नज़रअंदाज कर रही होगी। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो स्टेट गवर्नमेंट बेहतर जानेगी अपने स्टेट के बारे में बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये दो एग्जांपल आपका जो है देते हैं। अगर अब हम बात करते हैं फेडरल, जो हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है, जो 7 शेड्यूल में अगर हम बात करें जो लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से, जैसे अगर हम बात करें यूनियन लिस्ट है, जैसे अगर हम बात करें जो आपका स्टेट लिस्ट है, जो हम बात करें आपका कंकरेंट लिस्ट है, तो ये दोनों, जैसे सेंट्रल लिस्ट है तो उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलते हैं लॉ बना सकती है, जो स्टेट लिस्ट है वो आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, जो आपका कंकरेंट लिस्ट है उसमें आपके स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रेजिडुअरी पावर की, मतलब कि अंत मतलब कि ऐसे जो कोई सब्जेक्ट हो जो
जिसमें दोनों का वो नहीं हो, तो उसमें उन क्षेत्रों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका वो उसमें जो है कानून बना सकती हैं। तो ये आपका फेडरल स्ट्रक्चर का जो है मेंशन है, और ये आपका आर्टिकल 248 में जो है क्या बोलते हैं मेंशन है। तो ये जो है इस अगर हम बात करें फेडरल स्ट्रक्चर की, तो ये इस समय ये है। और फिर अगर हम बात करें आर्टिकल 73 और आर्टिकल 162 की, तो इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अपने अपने मीन्स जो लिस्ट दी गई है उसमें प्रोवाइड की गई 7 शेड्यूल में, उसमें एडजुडिकेशन है कि उसमें वो लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस समय, तो इस समय देखिए जैसा कि अगर हम बात करते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 में आया था, तो उसमें देखिए क्या हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है स्टेट गवर्नमेंट को जो है गाइडलाइन या फिर ऑर्डर या फिर कोई भी ऐसा डायरेक्शन जो है स्टेट को देती है। जैसे कोई भी डिज़ास्टर मान लीजिए आता है, तो और हम जानते हैं कि इसमें जो का डीएमए एक्ट है 2005, उसके अंतर्गत जो डिज़ास्टर है वो बहुत ब्रॉड तरीके से उसका एक टर्म को डिफाइन किया गया है। तो उसमें उसको कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी डायरेक्शन कोई भी ऑर्डर जो है इशू कर सकती है। तो ये आपका पहला प्रोविजन हुआ 2005 जो का डीएमए एक्ट है। और क्या है इसमें आपका नेशनल प्लान की बात करते हैं कि नेशनल प्लान जो है बनाया जाए। तो नेशनल प्लान देखिए अभी तो सरकार ने ऐसा कोई बनाया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा एड हॉक जो एक गाइडलाइंस जारी की गई है स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये भी जो है क्या बोलते हैं देखने को नहीं मिला है। और तीसरा क्या बता रहे हैं कि जैसा अगर हम बात करें जो आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट है ये कहीं भी मेंशन नहीं है। ये ना तो ये आपका लिस्ट 1 में 2 मेंशन है, ना तो आपका लिस्ट 3, ना तो आपका लिस्ट जो मैंने बात की यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में मेंशन इसका नहीं है। तो किस बिना पे जो है सरकार जो है एक स्टेट गवर्नमेंट को जो है ऑर्डर पास कर रही है। तो ये सिर्फ आपका आर्टिकल 248 जो हमने बात किया था उसमें आपका लिस्ट 1 में है, उसमें जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट को रेजिडरी पावर देता है उसी के बिना पे जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये ऑर्डर्स जो है पास कर रही है। और अगर हम बात करें आपका पब्लिक हेल्थ, जो एक सैनिटेशन है वो आपका स्टेट लिस्ट में आता है। तो इस समय अगर जो है हम बात करें जो एक कोविड-19 फैला हुआ है, तो उसमें जो है ये ज़रूरत है कि सरकार स्टेट गवर्नमेंट को पब्लिक हेल्थ या फिर उन पे जो है उनको जो है दिया जाए और उनको अपने तरीके से हैंडल किया जाए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपकी स्टेट लिस्ट में जो है आती है। और हम बात करते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एक आया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि भले ही देखिए दोनों आपका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है मीन्स भले ही सेंट्रल का जो है पावर हो, ओवरराइडिंग पावर हो, या फिर हमने बात किया रेजिडरी पावर हो, स्टेट लिस्ट में की ही बात करें अगर उस पर, या फिर कंकरेंट लिस्ट की बात करें, तो ऐसा भले ही हो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपने में सोवरेन है, मतलब अपने में प्रभुत्वता उनकी वो है बनी रहनी चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो है उन्होंने जजमेंट दिया था। तो अंत में इनका ये कहना है कि जैसे एक एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट आया था ना 1897 में, अगर उसका इस्तेमाल किया जाए बजाय डीएमए एक्ट का, तो आपका एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि कोई भी चीज़ें अगर ऐसी कोई पैंडेमिक या फिर क्या बोलते हैं एपिडेमिक हुआ है, तो उसको कंट्रोल करने में स्टेट गवर्नमेंट अपने डिस्क्रिप्शन पे जो है कोई भी डिसीजन ले, ताकि जो उसका आउटब्रेक हो या स्प्रेड का, तो वो जो है कम किया जा सके। इसमें एक चीज़ मैंने मेंशन करना भूल गया, आप समझ लीजिए कि जैसा एक जो आपका लिस्ट 3 है हमने बात की कंकरेंट लिस्ट में, उसमें जो है ये कहा गया है कि पार्लियामेंट और आपका स्टेट मीन्स है जो स्टेट हैं वो दोनों एक मतलब कि अगर कोई भी डिज़ीज़ है जो आपका इंटरेस्ट एक स्टेट दूसरे स्टेट में जो है बहुत मतलब तेज़ी से फैल रही है, या फिर तो उसमें जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जो है कानून या फिर कोई भी चीज़ें जो है उस पर बना सकती है। तो ये आपका जो है आपका पूरा आर्टिकल हुआ। तो आज के कुछ प्रश्न आप देख लीजिए जो हमने इसी के बेसिस से बनाए हैं, तो इसको आप पॉज करके देखिए, पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। इसका कल हम आपको जो है उत्तर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स।